नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज हमारी 2100 प्लस क्वेश्चन के महामंत्र की क्लास नंबर 23 होगी भाई, जिसके अंदर हम 25 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे 5 क्वेश्चन हरियाणा जीके के होंगे, 5 क्वेश्चन हमारे नेशनल जीके के होंगे, 5 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश और 5 विज्ञान के क्वेश्चन होंगे। यानी कि आपको केवल 30 मिनट के अंदर 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपके 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जो कि आपके सीईटी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज क्लास बहुत दिनों बाद हो रही है, लेकिन अब क्या है, अब आपकी क्लासेज को बिल्कुल रेगुलर कर दिया जाएगा। लगभग आपको हर रोज क्लासेज मिल जाएंगी। 22 क्लास इससे पहले कंप्लीट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप क्लासेज के नोट्स लेना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आपको क्लासेज के 25 क्वेश्चन एक क्लास में होते हैं और 22 क्लास, और इसी के साथ में कंप्लीट 2100 प्लस क्वेश्चन के अगर नोट्स चाहते हैं तो नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे भाई, ठीक है, जिसके अंदर 5 सब्जेक्ट के आपके मिक्स क्वेश्चन दिए गए हैं। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे भाई नेशनल जीके। भाई नेशनल जीके के बाद हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, इस तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ साथ में नोट कीजिए। नोट नहीं कर सकते तो नोट्स के लिए नीचे आपको नंबर दिया गया है भाई, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आपके लिए रखे गए हैं। आइए भाई, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई। 5 क्वेश्चन हम नेशनल जीके के डिस्कस करेंगे। किसके होंगे भाई? नेशनल जीके के। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जो कि आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं भाई। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए भाई, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और फिर खालिस्तान दिया गया है के बीच में हुई थी। आपको बताना है पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच में हुई थी भाई, किसके बीच में हुई थी, आपको यह बताना है। तो आप सभी जानते होंगे पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। लेकिन ये तो एक क्वेश्चन है जो हमने बता दिया। इसके अलावा और क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हम आपको बता देते हैं भाई। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है, पानीपत की पहली लड़ाई जो है किसके बीच में है भाई? हमने बताया कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई हुई कब थी भाई? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। कई बार पेपर के अंदर डेट पूछ लेता है भाई, कई बार पेपर में डेट पूछ लेता है। तो जो ये आपकी जो लड़ाई हुई थी, ये हुई थी भाई 21 अप्रैल को। कब हुई थी भाई? 21 अप्रैल 1526 को भाई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच, किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी भाई? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई की बात करें तो कौन जीता भाई? यहाँ पे बाबर, यहाँ पे क्या था भाई? विजेता था। अब पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है उसकी बात कर लेते हैं। किसके बीच में हुई है भाई? एक तो हुई है भाई अकबर के बीच में, और दूसरा कौन है भाई? हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब होती है भाई, कब होती है? तो 5 नवंबर का दिन होता है भाई। वो क्या होता है? 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है। विजेता कौन होता है भाई? अकबर ही होता है विजेता, ठीक है भाई, 5 नवंबर 1556 को। इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है कब हुई थी? हम कहते हैं भाई 1761 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी भाई? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में ये लड़ाई भाई हुई थी। किसके बीच में भाई? अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी भाई?
मराठों के बीच में हुई थी। किसके बीच में भाई? मराठों के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। पूछा जाए किस डेट को हुई थी, क्योंकि आजकल ये क्वेश्चन तो सभी जानते हैं 26, 56 और 61, लेकिन जब डेट पूछी जाए तो 17 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी भाई? 17 जनवरी 1761 को भाई। ये क्या, 14 जनवरी भी, सॉरी 14 जनवरी 1761 को भाई ये क्या हुई थी? ये पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? मराठों के बीच में हुई थी। विजेता कौन था भाई? तो अहमद शाह अब्दाली इस लड़ाई का क्या था? विजेता था। एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे 6 से 7 क्वेश्चन हमने आपको बना दिए। इसी प्रकार हम आपकी तैयारी कराते रहेंगे, जिससे आपको सब टॉपिक साथ साथ में क्लियर आपके होते चले भाई। ठीक है भाई, इसलिए चैनल के ऊपर क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं। चैनल को केवल सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना होता है, भविष्य में नोटिफिकेशन मिल जाती है। और नोट्स से रिलेटेड भाई आपको भाई नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब देखिए भाई इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी, जो इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी यानी कि जिसको हम भाई नाम फिलहाल दे रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि, सिंधु जल संधि कब हुई थी भाई? और इसके साथ में भाई कहां पर हुई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई एक सिंधु जल संधि है भाई, सिंधु जल संधि है, वो कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार पेपर के अंदर ये पूछा जाता है। तो उसका जो हम बताएंगे कि 1960 के अंदर भाई, 1960 के अंदर भाई ये होती है भाई कराची के अंदर। कराची के अंदर भाई क्या होती है? ये संधि होती है। कौन सी भाई? सिंधु जल समझौता जिसे हम बोलते हैं। इसके थ्रू क्या आया? इसके थ्रू आया कि भाई भारत को कौन कौन सी नदियों का पानी मिलेगा, इसके अलावा भाई पानी पाकिस्तान को कौन सी नदियों का पानी मिलेगा। अब भारत के हिस्से में भाई इस समझौते से आता है सतलुज भाई, सतलुज, इसके साथ में भाई रावी और व्यास भाई। सतलुज, रावी और व्यास ये तीनों नदी हैं, इनका जो पानी मिलेगा वो मिलेगा भाई भारत को। किसको मिलेगा भाई? भारत को। इसके अलावा जो सिंधु है, चेनाब है और झेलम है, सिंधु, चेनाब और झेलम का जो पानी है वो किसको मिलेगा भाई? पाकिस्तान को मिलेगा। इस पे हस्ताक्षर किसके हुए थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई उस पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके साथ में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के भाई यहां पर क्या हुए थे? हस्ताक्षर हुए थे। आपको याद रखना है कि कहां पर हुआ था? कराची में। भारत को कौन सी नदियों का पानी मिला भाई? सतलुज, रावी और व्यास का भाई। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं भाई, कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी कौन सा शहर था? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई हम्पी। अगर आपको वीडियो भाई थोड़ी स्लो लग रही है आज, क्योंकि स्लो पढ़ा रहे हैं, स्लो लग रही है तो थोड़ा फास्ट कर लीजिए, फास्ट लगती है तो स्लो कर लीजिए, क्योंकि आपको भाई यूट्यूब के अंदर ये ऑप्शन मिलता है भाई। ठीक है भाई, हम्पी क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस, आपका दिमाग जाएगा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, आप जाएंगे 8 मार्च के ऊपर, आप जाते हैं भाई 8 मार्च को भाई अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। वो अंतरराष्ट्रीय है भाई, वर्ल्ड लेवल के ऊपर है भाई। लेकिन हमने क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य में भारत में बनाया जाता है, तो ये आपको क्वेश्चन बताना है। अब बता देते हैं भाई, देखिए राष्ट्रीय भाई महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है भाई 13 फरवरी को। कब भाई? 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन इसके साथ में आता है कि भाई ये किसकी याद में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू भाई। कौन हो जाएगी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का भाई जन्मदिन होता है भाई, सरोजनी नायडू का
जन्मदिन होता है 13 फरवरी 1879 भाई, उस दिन इनका जन्म होता है और उसी दिन को हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है, तो भाई 8 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है भाई, 8 मार्च को बनाया जाता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है वायुमंडल की, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भाई। वायुमंडल की परत जो कि रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाती है उसे कहा जाता है भाई। देखिए जितना भी जो कम्युनिकेशन होता है, जितना भी जो हमारा कम्युनिकेशन होता है, मोबाइल से हम बात करते हैं, इसके अलावा भाई टेलीविजन के ऊपर जो सिग्नल आते हैं, जो भी हमारा यानी कि एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है भाई। तो उनकी तरंगों को पृथ्वी पर वापस लाने का काम कौन सी परत करती है, तो वो वही करती है भाई आयन मंडल। आयन मंडल परत के से क्या हो जाती है, ये जो रेडियो वेव है ये वापस धरती के ऊपर आ जाती है भाई। तो कौन सा हो जाएगा, आयन मंडल भाई। तो ये आपके भाई नेशनल जीके के भाई 5 क्वेश्चन थे जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हर रोज अगर आप 5 नेशनल जीके, 5 हिंदी, 5 इंग्लिश, 5 विज्ञान इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपकी सीटी की तैयारी एक बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। क्लासेस थोड़ी सी गैप के बाद हो रही हैं तो उसको भी आप इग्नोर करें, क्योंकि क्या है कि 2100 प्लस क्वेश्चन हम आपको जरूर कराएंगे भाई, ठीक है, एग्जाम तक, और उसके नोट्स भी बिल्कुल आपको दिए जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ये साथ साथ में भाई आप करते रहें भाई, ठीक है भाई। चलो भाई अब चलते हैं भाई अपने 5 क्वेश्चन भाई हरियाणा जीके के। बहुत अच्छे से नेशनल जीके समझाने का प्रयास किया है। अब भाई नेशनल हरियाणा जीके भाई देखिए, एक वीडियो जो कि 40 से 50 मिनट की आज की वीडियो जहां तक होने वाली है, ठीक है भाई, एक वीडियो और उसके अंदर भाई 5 सब्जेक्ट, हर दिन हर सब्जेक्ट का फॉर्मूला इन क्लासेज के साथ आपका चलता रहेगा। हरियाणा जीके के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भाई, पहला क्वेश्चन है हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया था। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा 23 अप्रैल भाई। क्या है भाई, 23 अप्रैल 1966 को क्या होता है, हरियाणा पंजाब हरियाणा सीमा आयोग का गठन होता है। जेसी शाह इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा 2 सदस्य और होते हैं, जिसके एक MM फिलिप है और इसके साथ में एक S दत्त है। एक क्या हो जाएंगे, S दत्त हैं, एक MM फिलिप हैं और एक जेसी शाह। इस आयोग के 3 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, जेसी शाह, और इसको हम जेसी शाह आयोग भी बोलते हैं। इसके साथ में अगला क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले हरियाणा को बनाने की मांग कब उठी थी भाई, तो सन 1907 में भाई। सबसे पहले जो हरियाणा को भाई अलग करने की जो मांग उठी थी, बनाने की नहीं भाई, अलग करने की, पंजाब से अलग करने की मांग कब उठी थी भाई, तो सन 1907 में ये पहली बार मांग उठी थी। पीछे क्या है कि भाई हरियाणा को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया था भाई, ठीक है, एक सजा के तौर के ऊपर, वो सब आप जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है हरियाणा में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता। एक 4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, अभी 4 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से जरूर मिलता है। देखिए भाई हरियाणा में देखिए, एक होता है निर्माता, एक क्या होता है भाई निर्माता, और एक होता है निदेशक, एक होता है डायरेक्टर, एक क्या होता है प्रोड्यूसर। एक क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, और इसके साथ में एक प्रोड्यूसर हो गया और एक क्या होता है, डायरेक्टर होता है फिल्म का। अब बात कर लेते हैं भाई निर्माता की, यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर चलते हैं भाई। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा फिल्मों के जो निर्माता हैं वो कौन थे भाई, वो थे भाई देवी शंकर प्रभाकर। क्या याद रखना है भाई, देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर हरियाणा में सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता थे भाई। सबसे ज्यादा फिल्मों के निर्माता कौन थे भाई, फिल्मों के निर्माता थे देवी शंकर प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ध्यान से सुनिए, हरियाणा में जो सबसे पहला फिल्म का जो निर्माता कौन था भाई, तो वो भी कौन थे, वो भी देवी शंकर प्रभाकर ही थे। तो सबसे पहले निर्माता भी यही थे भाई। सबसे पहले
निर्माता कौन थे भाई? तो देवी शंकर प्रभाकर ही थे भाई। हरियाणवी फिल्मों की बात हो रही है, ठीक है भाई। इसके बाद अगला है कि प्रथम फिल्म निदेशक। प्रथम क्या है? फिल्म निदेशक, यानी कि जो पहला डायरेक्टर था वो कौन था? वो था आनंद कुमार भाई। और सबसे ज्यादा फिल्मों के जो निदेशक थे वो हैं भाई जयंत प्रभाकर। क्या है भाई? जयंत प्रभाकर। इसमें अगर पहला निदेशक पूछा जाए, हरियाणवी फिल्मों का पहला निदेशक पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? आनंद कुमार हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा फिल्मों के निदेशक, सबसे ऐसे एक ऐसा निदेशक जिसने सबसे ज्यादा फिल्में बनाई, जिसने भाई डायरेक्ट की, फिल्म क्या की? डायरेक्ट की, तो उनका नाम आता है भाई जयंत प्रभाकर। जयंत प्रभाकर जिनका क्या आता है भाई? नाम आता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन भाई आप सभी के हो जाने चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए यहां से प्रश्न। एक स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं भाई। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाई राज्य की हिंदी की प्रथम पाठशाला, राज्य की हिंदी की प्रथम पाठशाला कब बनाई गई भाई? तो सीधा सीधा उत्तर आ जाएगा 1914 में झज्जर में भाई। राज्य की प्रथम हिंदी की पाठशाला कब और कहां? तो झज्जर में 1914 के अंदर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन कौन होता है भाई? सरस्वती विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो ये होता है भाई आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर भाई ऑफ द स्टेट, यानी कि हरियाणा में, हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर क्या है? वो सरस्वती विकास बोर्ड का अध्यक्ष है। और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? ये प्रश्न सबसे मुश्किल लगता है? सबसे मुश्किल प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भाई? जो हर रोज सीटी के पेपर को करवाते हैं वही हमारे क्या है भाई? मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। मनोहर लाल खट्टर हमारे क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद भाई अगला क्वेश्चन है राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने आते हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई? बड़खल झील। कौन सा हो जाएगा? बड़खल झील हो जाएगा। और फरीदाबाद में क्या है भाई? बड़खल झील है भाई, ठीक है भाई। तो राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने आते हैं भाई? बड़खल झील को भाई। ये सीएम वाली बात के ऊपर भाई हम भूल ही गए थे, हम क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हमारे पेपर को लेकर बहुत सीरियस हैं, हर रोज मीटिंग करते रहते हैं सीटी के पेपर को लेकर, और वो है भाई मनोहर लाल खट्टर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इसके साथ में भाई राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किस झील को देखने के लिए आते हैं? तो बड़खल झील है कहां पे? है कहां पे? फरीदाबाद में भाई। कहां पे है भाई? फरीदाबाद में है। अब ये फरीदाबाद, ये जो प्रथम नगर निगम है, ये प्रथम नगर निगम है वो कौन सा है भाई? वो तो फरीदाबाद है भाई। ऐसा जिला जिसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है वो भी फरीदाबाद है भाई। सबसे ज्यादा उद्योग भाई, तो उद्योग भी कहां पर है भाई? फरीदाबाद के अंदर ही है भाई, ठीक है भाई। इसके साथ में नाहर सिंह स्टेडियम भी फरीदाबाद के अंदर है। नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना नाम क्या है? तो मयूर स्टेडियम है। वो भी कहाँ है? वो भी यहीं पर है भाई, अपने फरीदाबाद के अंदर भाई, ठीक है भाई। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक प्रवासी पक्षी, एक सर्वाधिक प्रवासी पक्षी कौन सी झील में आते हैं? तो उसका नाम आ जाएगा भाई सुल्तानपुर झील। कौन सा आ जाएगा? सुल्तानपुर झील भाई। सर्वाधिक जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो कौन सी झील में आते हैं? सुल्तानपुर झील के अंदर आते हैं भाई। और अपना गुरुग्राम भाई, गुड़गामम भैया के है भाई सुल्तानपुर झील है, ठीक है। क्लियर है। तो ये अपने भाई हरियाणा जीके के 5 क्वेश्चन और हो गए, और पहली 5 आपके नेशनल जीके के क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन और बाकी हैं। लगातार बने रहो और साथ साथ में वीडियो ने लाइक कर दे रहो भाई, ठीक है भाई। हरियाणवी यूज कर रहे हैं आज, ठीक है। एक बार लो स्क्रीनशॉट इसका। अब चलते हैं भाई अपने साइंस के क्वेश्चन देखते हैं भाई। 5 क्वेश्चन है साइंस के, देख लेते हैं भाई। साइंस विज्ञान भाई,
टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन के कितने लॉ भाई? 3 लॉ। पहला नियम क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर है वो रेस्ट पे रहेगी, कोई चल रही है वो चलती रहेगी भाई, जब तक उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए। पहला लॉ है भाई, ठीक है भाई। दूसरा लॉ क्या है कि भाई न्यूटन की गति का, कि अगर मान लिया कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगता है तो वो हो जाएगा द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम, यानी कि फोर्स का फार्मूला dp/dt है। अब कोई ये मत बोल देना कि मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, मैंने तो ये फार्मूला कभी देखा नहीं भाई। तो 9वीं क्लास में वही आपका मोशन का चैप्टर है, उसके अंदर भाई फोर्स का फार्मूला भी दिया गया है। 8वीं के अंदर भी मिल जाएगा, 7वीं में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो F = क्या है? dp/dt, और ये न्यूटन का क्या है? दूसरा लॉ है। न्यूटन के तीसरे लॉ की बात करते हैं तो न्यूटन का तीसरा लॉ है कि भाई अगर कोई भी एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर मिलेगा भाई। एक्शन होता है तो रिएक्शन जरूर मिलेगा। कि जैसे कि भाई किसी को भाई हम क्या करते हैं, किसी को भाई थप्पड़ लगाते हैं, किसी के साथ लड़ाई करते हैं तो वापिस लड़ाई होनी है भाई। कुछ एग्जाम्पल कुछ अच्छा खासा दिया नहीं है। ये भी ये कह सकते हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड द अपोजिट रिएक्शन। ये क्या है भाई? न्यूटन का क्या है भाई? थर्ड लॉ है। हम अर्थ के सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। जितना फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं पृथ्वी हमारे ऊपर उतना ही फोर्स लगाती है। ये न्यूटन का क्या है? तीसरा नियम है। बताना क्या है? प्रश्न सुनो भाई ध्यान से। न्यूटन की गति का प्रथम नियम का दूसरा नाम क्या है? न्यूटन की गति का पहला नियम क्या है? जब तक किसी ऑब्जेक्ट को छेड़ो मत। कोई चल रही है उसको भी, उसको रोकने की कोशिश मत करो। तो ये क्या है? न्यूटन का पहला नियम है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट के ऊपर रहेगी तो वो हमेशा रेस्ट के ऊपर रहेगी, और मोशन में वो हमेशा मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगाया जाए। और न्यूटन की गति का दूसरा जो नाम है वो है जड़त्व का नियम। क्या आ जाएगा भाई? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अगर इंग्लिश वालों को तो अब ये दिक्कत आ जाएगी, तो इंग्लिश वालों का तो ख्याल हम हमेशा रखते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है भाई? न्यूटन का क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है भाई। न्यूटन फर्स्ट लॉ का क्या है भाई? दूसरा नाम क्या है भाई? लॉ ऑफ इनर्शिया है भाई। क्लियर है? हो गया साइंस का क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है भाई। इसके बाद एक क्वेश्चन है कैलामाइन इज एन दी ओर ऑफ दी। अब ये सीधा याद ही रख लो भाई, एक कैलामाइन है भाई। कैलामाइन, कैलामाइन केमिस्ट्री का ही आ गया भाई। कैलामाइन इज दी ओर ऑफ दी। अब इसको हिंदी में क्या बताएं भाई? तो ये भाई जिंक का भी क्या है भाई? एक अयस्क है, यानी कि क्या उसका ओर है। तो जिंक का एक अयस्क है जिसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैलामाइन भाई। और कैलामाइन का जो फार्मूला है, अगर इस कैलामाइन का जो फार्मूला है वो है जिंक कार्बोनेट। क्या आ जाएगा? जिंक कार्बोनेट आ जाएगा। तो कैलामाइन का फार्मूला ZnCO3 किसका अयस्क है? तो जिंक का आ जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कारों के पारदर्शी दर्पण में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? कार है भाई, कार चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, पीछे की तरफ पीछे से कोई भाई व्हीकल आ रहा है, व्हीकल आ रहा है, देखना है भाई व्हीकल कोई आ रहा है नहीं, साइड लेनी है, किसी को भाई क्रॉसिंग करनी है तो भी व्हीकल के अंदर देख के करते हैं भाई, ठीक है भाई। तो क्या है कि जो व्हीकल है उसमें जो पीछे की तरफ जो हम पीछे का जो दृश्य है जिस मिरर में देखते हैं उसके अंदर भाई कौन सा मिरर यूज होता है? बस यही एक छोटा सा प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा मिरर होता है भाई? तो वो होता है भाई, कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा होता है? कन्वेक्स मिरर भाई, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर क्या है भाई? किसके अंदर यूज होता है भाई? व्हीकल के जो पीछे का दृश्य है उसको देखने के लिए कन्वेक्स मिरर का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये साइंस के 3 क्वेश्चन हुए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश के अंदर लिख रखे हैं भाई, अब की बार दोनों क्वेश्चन है, सुन लीजिए भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू 1 या फिर कोई भी नहीं। सुन लीजिए,
द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी ए डेंसर मीडियम। जो इन दोनों का जो रेशियो हो वो एक से ज्यादा आएगा या कम आएगा, ये बात सुन लीजिए। देखो भाई, अगर आपने 10वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लाइट के चैप्टर में हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द मीडियम। भाई यही तो एक फार्मूला होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। भाई ठीक है भाई, जो भी मीडियम होता है, एयर वैक्यूम के अंदर तो क्या होता है, 3 गुणा में 10 की पावर 8 क्या होती है, इसकी वेलोसिटी होती है। क्या होती है भाई, लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 3 गुणा में 8 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ये मीडियम के अंदर जो वेलोसिटी है, मीडियम के अंदर हम वेलोसिटी हमेशा कम होती है भाई, हमेशा क्या होती है, कम होती है। कोई चीज नीचे कम होना तो वापिस जाके क्या हो जाता है, किसी वैल्यू का ज्यादा होना। भाई किसी वैल्यू का क्या हो जाएगा, ज्यादा होना। ठीक है, अगर रेयर मीडियम की बात करेंगे, रेयर मीडियम की बात करेंगे तो क्या यहीं पे क्या हो जाएगा, यहीं पे कहीं ना कहीं म्यू की वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, हमारे पास पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव रेयर मीडियम विद, यही है। देखिए भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके रिस्पेक्ट में, एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के लिए क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। क्या होता है, सी बाई वी। अब म्यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, मीडियम के लिए 1 से ज्यादा होती है। मीडियम के लिए क्या होती है, हमेशा 1 से ज्यादा होती है। ठीक है भाई, तो यही हमारा एक आंसर था भाई। ये क्वेश्चन किसने लिखा है भाई, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी डेंसर मीडियम। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन मत लो भाई। ठीक है, देखो भाई, एक मीडियम क्या है, रेयर मीडियम है, एक डेंसर मीडियम है, 2 मीडियम है भाई हमारे पास। तो रेयर मीडियम के लिए हम फार्मूला लिखते हैं भाई μ1, तो ये कितना आ जाएगा, सी तो सेम रहता है, ये कितना हो जाएगा v1, v1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। उसके बाद अगर डेंसर मीडियम में अगर हम चलें तो सी बाई कितना हो जाएगा भाई, v2। ये क्या है भाई, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये किसका है भाई, ये डेंसर का है। दोनों को डिवाइड करते हैं तो v2 बाई क्या हो जाता है, v1 आ जाता है। तो देखिए रेयर मीडियम है, यानी कि भाई जो कम सघनता वाला मीडियम है उसके अंदर वेलोसिटी ज्यादा होती है, और ज्यादा अगर मीडियम वाला है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या फिर जिसके अंदर सघनता ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। तो μ1 बाई μ2, v2 बाई v1, v1 की वैल्यू ज्यादा है, v2 की वैल्यू कम है, तो ये हमेशा क्या होगा, 1 से कम होगा। एक पेपर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, उम्मीद है कि यहां भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू दी डेंसर मीडियम इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 होता है भाई, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके सेम डायमेंशनल फार्मूले। अब ये हिंदी वालों को समझ में नहीं आएंगे भाई, हिंदी वालों को समझ में नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ देना। देखिए एक है भाई टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी, हम थोड़ा सा बता देते हैं। टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू में क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। एनर्जी क्या होता है भाई, एनर्जी फोर्स इंटू में क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं टॉर्क का और एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमेशा सेम रहेगा। तो ऑप्शन के अंदर दिया मिलेगा कि भाई टॉर्क का और इसके साथ में भाई एनर्जी का, चाहे एनर्जी वो कौन सी भी हो, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा क्या होता है, सेम होता है। हमेशा क्या होता है भाई, सेम होता है। तो ये आपके साइंस के क्वेश्चन थे, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है, तो ले सकते हैं जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद वही आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि सब चीजें आज बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, उम्मीद है कि सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो भी चीज है, जो भी डाउट है, जो कुछ भी है, ठीक है भाई। हिंदी के ऊपर आ जाते हैं भाई, हिंदी के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई, जल्दी जल्दी, हिंदी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हिंदी का है कि अन्य वर्ग के लोगों की अपेक्षा एक वर्ग के लोगों को वरीयता देना क्या कहलाता है। जब आप किसी एक पक्ष का क्या है, एक पक्ष के लिए क्या है वोटिंग कर दे,
जब आप एक पक्ष का क्या करते हैं, समर्थन करता है, अन्य पक्षों को भूल जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक प्रकार का क्या है भाई, पक्षपात करते हैं। तो जब आप एक वर्ग के लोगों को ज्यादा अहमियत देते हैं और दूसरे वर्गों को इग्नोर कर देते हैं, तो ऐसा के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम, पक्षपात हुआ है। क्या हुआ है भाई, पक्षपात। तो पक्षपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीन बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, नवीन, कुछ नया बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, आधुनिकीकरण कहते हैं भाई, ठीक है, नवीन बनाने की क्रिया को। नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लिख लीजिए नमः प्लस के ते, नमः प्लस के ते क्या हो जाएगा, नमस्ते का संधि विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद भावार्थ में कौन सी संधि है, फोर्थ क्वेश्चन है भाई, भावार्थ में कौन सी संधि है। भावार्थ का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो भाव प्लस का अर्थ होता है भाई, भाव प्लस का क्या होता है, अर्थ होता है। अगर यहां पे देखें तो क्या है भाई, ए, और यहां भी क्या है, ए, और दोनों को मिला के क्या बनता है, आ बनता है भाई। तो ए को मिलाकर आ बने, या फिर ए को मिल के साथ में आ को मिलकर भी आ बने, या फिर ई और ई को बनकर कैपिटल ई बने, या फिर स्मॉल और कैपिटल को बढ़ाकर बड़ी ई बने। तो ये ऐसी जो संधि है उसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दीर्घ संधि बोलते हैं। देशभक्त में कौन सा समास है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, पता भी चल जाएगा कौन कहां तक पहुंचा है। देशभक्त में कौन सा समास है, जल्दी से बताओ भाई। देशभक्त में कौन सा समास है भाई, एक ऐसा समास है, याद करो भाई, एक ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक का लोप हो, तो एक ऐसा समास तो होता है भाई तत्पुरुष समास भाई, तत्पुरुष समास, यही तो होता है तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास कौन सा समास होता है, जिसका पूर्व पद क्या हो, प्रधान हो, और पूर्व पद प्रधान हो तो क्या होता है भाई, वो अव्ययी भाव समास होता है। इसके साथ में द्विगु समास कौन सा होता है, जल्दी से बताओ भाई। इसके साथ में एक और समास होता है, कौन सा होता है, जल्दी से बताओ, ये बताओ, पहले तो देशभक्त वाला बताओ, ठीक है, और बाद में बताएंगे, सब करा चुके हैं। देशभक्त का अगर एक बार समास विग्रह कर दें, अगर देशभक्त का समास विग्रह कर दें तो देश का भक्त हो जाएगा, देश का भक्त। अकेले देश का कोई मतलब नहीं है तो भक्त आएगा, भक्त से ही तो बनता है कि देशभक्ति हुई है। इसके बीच में क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है। तो देश की भक्ति संबंध का के की हो जाए भाई, तो कहीं ना कहीं कारक आया है, कहीं ना कहीं क्या है, कारक आया है। तो देशभक्त में कौन सा समास हो जाएगा, उत्तर पद प्रधान है और पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में कारक का लोप हुआ है, तो ऐसे समास को हम बोलेंगे तत्पुरुष समास भाई। क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास भाई, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हुए, जल्दी से एक स्क्रीनशॉट बनता है। इसके बाद इंग्लिश की तरफ चलते हैं और जल्दी जल्दी कर लेते हैं भाई इंग्लिश भी। पांच क्वेश्चन इंग्लिश के बहुत जल्दी करेंगे भाई, बहुत जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो गई है, इतनी लंबी वीडियो बनानी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। देखिए, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ द ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब क्या होता है। हाँ, अब क्या है कि एक सिनोनियम आपको बताना है, OCCULT, ओकल्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब होता है एक सुपर नेचुरल पावर टाइप में, तो जादू टोना होता है भाई। क्या होता है, जादू टोना, क्या किसको बोलते हैं भाई, हम ओकल्ट को बोलते हैं। तो इसके लिए अगर सिनोनियम यूज किया जाए तो सिनोनियम जब आपके ऑप्शन में सुपर नेचुरल क्वालिटीज या सुपर नेचुरल पावर मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, ओकल्ट का क्या हो जाएगा, सिनोनियम वर्ड हो जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए, या फिर नोट्स के अंदर जो हमने लिख रखा है वो सब कुछ लिख रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्पेलिंग के हैं, तो स्पेलिंग आपको लिख देते हैं, जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी भाई आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। चार स्पेलिंग लिखी गई हैं, जल्दी से बताना आप सभी को ही है।
आर्कियोलॉजी या फिर ARCHEOLOGY, ठीक है। इसके बाद में ARCHEOLOGY या फिर ARCHALGY, 4 ऑप्शन है भाई, ठीक है भाई। इसमें आपको बताना है आर्कियोलॉजी की जो स्पेलिंग है वो कौन सी सही है भाई, ठीक है। बोल के बताते थे ARCHAEOLOGY ARCHALGY या फिर EOLOGY ARCHA आएगा भाई, यहाँ पे CHA। तो इनमें से बताओ भाई कौन सी करेक्ट है। 4 ऑप्शन है, जल्दी से बता दो भाई कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम कास्ट एन आर्म एंड ए कोस्ट एन आर्म एंड ए लेग भाई, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको अपना हाथ देना पड़ जाए, अपनी टांग देनी पड़ जाए, तो क्या है जिंदगी क्या रहेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। कहीं ना कहीं बहुत भारी कीमत आप सभी को चुकानी पड़ रही है। जब आपको कोस्ट एंड आर्म, एक क्या है बाजू और एक क्या है पैर, दोनों देने पड़ जाएं तो कहीं ना कहीं बहुत भारी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। तो एक ईडियम है भाई, एक ईडियम है जिसका नाम है कोस्ट एन आर्म एंड लेग भाई, एंड लेग भाई। तो इसका मतलब है मोस्ट एक्सपेंसिव, क्या आ जाएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव रिजल्ट या मोस्ट एक्सपेंसिव हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपको बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है। वैसे तो यहां पे लिखा हुआ है बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव क्या हो जाएगा कि कोस्ट एन आर्म एंड दी लेग हो जाएगा। इसके बाद वन हु फीड ऑन दी ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य का मांस खाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मनुष्य का मांस खाता है, उसके लिए एक वर्ड आपको बताना है तो वो क्या हो जाएगा, कैनिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैनिबल। कैनिबल होता है भाई, क्या होता है, कैनिबल, CANNIBA, कैनिबल। कैनिबल कौन होता है भाई, कैनिबल यानी कि वन हु ईट दी ह्यूमन फ्लैश, ठीक है भाई। उसके बाद में अगला है कि जानवरों का अगर कोई मांस खाता है तो उसको हम बोलते हैं कार्निवोरस, कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है, एक वर्ड लिखा हुआ है भाई, बता देते हैं इसको लिख के जल्दी से, इसका वो दो भाई, पहले तो राइट आंसर दो। लिखा गया है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट, नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो लगता है भाई, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमने। बट आल्सो द स्टूडेंट्स खालिस्तान लाफिंग, केवल प्रिंसिपल ही नहीं हंस रहा था, स्टूडेंट्स भी हंस रहे थे, ठीक है भाई। कहने का मतलब ये है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स द लाफिंग। और ऑप्शन दिए गए हैं एम, सेकंड है वाज, थर्ड है इज और फोर्थ आ जाएगा वर। चलो भाई लगा के ही देख लो भाई। पहले तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो द स्टूडेंट्स एम लाफिंग, एम तो आई के साथ लगता है, नहीं होगा भैया, ठीक है। स्टूडेंट्स वाज लाफिंग, तो स्टूडेंट्स तो बहुवचन है भाई, अब ये किसके साथ लगेगा एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इज लाफिंग, तो इज लाफिंग नहीं होगा भाई, कट। या तो वाज आएगा या वर आएगा, तो बट आल्सो द स्टूडेंट्स ये क्या है, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो वाज भी नहीं होगा तो वर लाफिंग। इसका जो राइट आंसर होगा ARCHAEOLOGY, ऑप्शन 1 इज दिस का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज हमारी स्पेशल क्लास की क्लास नंबर वही 23 थी, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दोस्त नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो, ताकि भविष्य में जो भी क्लासेज है उनकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास भाई पहुंच जाए। अब क्लासेज जो हैं वो लगभग
आपकी लगातार रहेंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कहा है 2100 प्लस क्वेश्चन का वो हम पूरा करेंगे और एग्जाम के लिए आप सभी के लिए उस लक्ष्य को पूरा करेंगे ताकि आपके एग्जाम में ये 2100 प्लस क्वेश्चन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो गई। ठीक है भाई। तो और पेपर भाई अगस्त या सितंबर या कुछ कह रहे हैं कि अब तो तैयारी कर ही नहीं रहे, अगली साल होगा भाई, है। चलो सबकी अपनी राय है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तैयारी करते रहो भाई लगातार और चैनल से जुड़े रहो भाई। और नोट्स से रिलेटेड जो प्रक्रिया है उसको अगर लेना चाहते हैं तो वो कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा भाई नीचे, आपको मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।